सभी को नमस्कार। कक्षा 10 विज्ञान विषय के पहले लेसन की अपन चर्चा प्रारंभ कर चुके थे। 2 वीडियो अपने कंप्लीट हो चुके हैं। आज 3rd वीडियो अपने स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, लास्ट जो 2nd वीडियो था उसमें अपन ने बात की थी किसकी? रक्तदाब की। रक्तदाब भी कह सकते हैं या रक्तचाप भी कह सकते हैं। रक्तदाब तो अपन ने देख लिया कि रक्तदाब होता क्या है। अब रक्तदाब क्या होता है, कई बार कम हो जाता है तो कई बार रक्तदाब बढ़ जाता है। तो आज के वीडियो में अपन यही चर्चा करेंगे कि निम्न रक्तदाब मतलब रक्तदाब क्या हो गया? कम हो गया। उच्च रक्तदाब मतलब रक्तदाब बढ़ गया। क्या मतलब होता है इनका? तो सबसे पहले अपन देखेंगे निम्न रक्तदाब और उसके बाद में देखेंगे अपन क्या? उच्च रक्तदाब। तो एक बार परिभाषा लिखता हूं मैं इसकी, उसके बाद में और समझा दूंगा। जब धमनियों में रक्त यदि सामान्य से कम दाब पर बहता है तो उसे क्या कहते हैं अपन? निम्न रक्तदाब कहते हैं। ये तो हो गई इसकी परिभाषा। अब मतलब समझना, क्या धमनी है, क्या रक्तदाब है। हालांकि लास्ट वीडियो में चर्चा हो चुकी थी, फिर भी संक्षेप में एक बार दोबारा उसको समझ लेना। जैसे ये अपना हार्ट है, हृदय है। अपने हार्ट में कितने चैम्बर हैं? 4 चैम्बर हैं, मतलब 4 कोष्ठीय मानव का हृदय होता है। अब इस हृदय से ब्लड की सप्लाई होती है। ये है धमनी। धमनी एक पाइपलाइन की तरह मान लो आप। तो जैसे सामान्यतः अपन पानी की पाइपलाइन देखते हैं ना, पाइपलाइन से होकर पानी जाता है, वैसे ये रक्त की नलिकाएं होती हैं। और इस रक्त नलिका को कहते हैं अपन क्या? धमनी। ये तो क्या है अपना हार्ट, हृदय। ये क्या है? रक्त को ले जाने वाली नलिका है। इस नलिका का क्या नाम है? धमनी है। शरीर के विभिन्न अंग, ये अपने शरीर की बॉडी के सारे अंगों में, मतलब हृदय से ब्लड जाता है। कहाँ जाता है? शरीर के विभिन्न अंगों में जाता है। किसके माध्यम से जाता है? धमनी के माध्यम से जाता है। मतलब धमनी एक नलिका है जो इस ब्लड को लेकर जा रही है कहाँ पर? शरीर के विभिन्न अंगों तक। अब ये जो हमारा हार्ट है, इसके जो नीचे वाले हिस्से हैं दोनों को अपन बोलते हैं निलय, ऊपर वाले हिस्सों को बोलते हैं अपन आलिंद। इन निलय में या कह सकते हैं हृदय में जब संकुचन होता है, मतलब हृदय जब सिकुड़ता है, क्या कहा मैंने? हृदय में क्या होता है? संकुचन। संकुचन को तो कहते हैं क्या? सिस्टोल। अब बताओ, यहां से ब्लड जा रहा है, जब इसमें सिकुड़न होगी मतलब हृदय संकुचित होगा, तो ये ब्लड ज्यादा प्रेशर के साथ जाएगा कि नहीं जाएगा? संकुचन कह दो चाहे सिस्टोल कह दो, एक ही बात है। जब हृदय का संकुचन होता है, हृदय सिकुड़ता है, उस समय रक्त ज्यादा प्रेशर के साथ धमनी में बहता है। उस समय प्रेशर रहता है कितना? 120। समझ गए? सिकुड़ने के बाद इस हार्ट का वापस फैलाव होगा, मतलब हृदय का क्या होगा? फैलाव होगा। और हृदय का वापस फैलाव होना कहलाता है क्या? डायस्टोल। रक्त तो उस समय भी बहेगा, ये नहीं कि हृदय जब फैलेगा उस समय रक्त बहना बंद कर देगा। रक्त तो उस समय भी बहेगा, लेकिन उस समय रक्त कम दाब के साथ बहता है, रक्त का प्रेशर कम हो जाता है। तो उस समय रक्त का प्रेशर क्या होता है? 80। समझ गए बात? तो रक्त दाब कितना होता है? 120/80। समझ गए बात? अगर ये जो रक्तदाब है 120/80 से कम हुआ, ये तो देखो सामान्य होता है, सामान्यतः यही रक्तदाब होता है। अगर इससे कम रक्तदाब रहता है तब तो उसे कहते हैं अपन निम्न रक्तदाब। समझ गए बात? और इसके बाद में जो चर्चा होगी ना उच्च रक्तदाब की,
उसमें भी ध्यान रखना, यही परिभाषा लिखूंगा मैं। परिभाषा क्या लिखूंगा? उच्च रक्तदाब के बारे में सुनना, धमनियों में रक्त यदि सामान्य से अधिक, कम की जगह क्या हो जाएगा, अधिक दाब पर बहता है तो उसे उच्च रक्तदाब कहते हैं। समझ गए बात? अब ये जो निम्न रक्तदाब होता है उससे नुकसान क्या होता है समझना। अब रक्त तो बह रहा है, चर्चा अपन किसकी कर रहे हैं? निम्न रक्तदाब के बारे में सुनना। रक्त का दाब अगर कम हुआ तो इसका मतलब शरीर के जो अंगों तक रक्त पहुंच रहा है वो कम अनुपात में पहुंच पाएगा। अधिक दाब से बहेगा ना तब तो ज़्यादा पहुंच पाएगा, और अगर रक्त कम दाब से बह रहा है इसका मतलब शरीर के अंगों तक रक्त पहुंचने की मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और अगर शरीर के विभिन्न अंगों तक, जैसे अपन ये मान लेते हैं कि हमारे मस्तिष्क तक रक्त पहुंचना है, अब कम दाब से बह रहा है इसका मतलब मस्तिष्क को जितने ब्लड की आवश्यकता है मस्तिष्क को उतना ब्लड नहीं मिल पाएगा। इससे क्या होता है कि हमारा मस्तिष्क काम करना धीरे धीरे बंद कर देता है। हो सकता है हमारा मस्तिष्क क्षतिग्रस्त भी हो जाए, खराब भी हो जाए। तो निम्न रक्तदाब में क्या होता है कि शरीर के विभिन्न अंगों तक जितनी ब्लड की आवश्यकता होती है वह ब्लड पहुंच नहीं पाता। इससे शरीर के अंग काम करना क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं, और शरीर के अंग क्षतिग्रस्त भी हो सकते हैं। बस ये इतनी चर्चा अपन लिख लेते हैं बेटा, बाद में अभी बाहर जाओ। तो निम्न रक्तदाब की एक तो परिभाषा हो गई, और इसका अपन क्या नुकसान होता है वो भी अपन इसमें लिख लेते हैं। तो इसी के आंसर में आगे अपन लिख सकते हैं, निम्न रक्तदाब से शरीर के विभिन्न अंगों को जितने रक्त की आवश्यकता होती है वह पहुंच नहीं पाता। इससे शरीर के महत्वपूर्ण अंग जैसे मस्तिष्क ले लेते हैं अपन, हृदय ले लेते हैं। अब आप ये मत समझना कि भाई हृदय तो ब्लड को भेज रहा था, हृदय ब्लड को भेज तो रहा था, लेकिन हृदय की जो दीवारें हैं, हृदय की जो मांसपेशियां हैं, उनको खुद को भी तो ब्लड की आवश्यकता होगी ना। तो मस्तिष्क, हृदय आदि अंग कार्य करना कम कर देते हैं। हो सकता है कि कोई अंग क्षतिग्रस्त भी हो जाए। शरीर के महत्वपूर्ण अंग मस्तिष्क, हृदय आदि कार्य करना कम कर देते हैं। हो सकता है कि इससे शरीर का कोई अंग क्षतिग्रस्त भी हो जाए। ये तो बात हो गई अपनी किस मामले में? निम्न रक्तदाब के बारे में। अब इसके बाद में ये कंप्लीट आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, उसके बाद में अपन चर्चा करेंगे। ले लिया होगा शायद स्क्रीनशॉट। अब उच्च रक्तदाब के बारे में समझना। देखो, निम्न रक्तदाब के बारे में एग्जाम में प्रश्न बनने की संभावना कम रहती है, ज़्यादा संभावना रहती है किसकी? उच्च रक्तदाब की, हाई ब्लड प्रेशर की। और ज़्यादातर समस्याएं जो देखने को मिलती हैं वो उच्च रक्तदाब वाली मिलती हैं। उच्च रक्तदाब को अपन अलग अलग प्रश्नों के रूप में कर लेते हैं। एक प्रश्न तो अपन ले लेते हैं, उच्च रक्तदाब किसे कहते हैं?
फिर एक प्रश्न अपन ले लेंगे उच्च रक्तदाब के क्या कारण हैं, क्यों उच्च रक्तदाब की समस्या आती है। फिर एक प्रश्न ले लेंगे अपन उच्च रक्तदाब से तीसरा प्रश्न अपन लेंगे अगर किसी को उच्च रक्तदाब की समस्या है तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए ताकि वो इस समस्या से निजात पा सके। चलो एक एक कर देखते हैं अपन। सबसे पहले तो उच्च रक्तदाब, अर्थ आपको समझा चुका हूं। पहले वाली परिभाषा में कम की जगह क्या लिखना है, अधिक लिखना है। धमनियों में रक्त यदि सामान्य से अधिक दाब पर बहता है, तो उसे उच्च रक्तदाब कहते हैं। उच्च रक्तदाब कहते हैं। समझ गए बात? तो इसको अपन क्वेश्चन के रूप में लिख लेते हैं, उच्च रक्तदाब किसे कहते हैं। इसमें आपको समझाने की ज्यादा आवश्यकता है नहीं, अपन देख चुके इसका अर्थ। फिर अपन बात कर लेते हैं उच्च रक्तदाब के कारण। उच्च रक्तदाब के कारण, तो उच्च रक्तदाब का अर्थ तो क्या हो गया कि भाई अपना सामान्यतः ब्लड प्रेशर जो रक्तदाब रहता है 80 to 120 रहता है। यदि इससे ज्यादा दबाव के साथ रक्त जा रहा है धमनियों में, इसका मतलब हाई ब्लड प्रेशर है, उच्च रक्तदाब है। क्यों होता है ये उच्च रक्तदाब, समझना आप आसानी से समझ सकते हो। कई बार जैसे अपन ने देखा होगा घर पे पिताजी को भयंकर गुस्सा आ रहा है, दो भाई हैं, तो एक भाई पिताजी के पास गए, उसको एहसास हो गया कि पिताजी को भयंकर गुस्सा आ रहा है। वो भाई दूसरे भाई से जाके कहता है अरे भाई साहब पापा के पास मत जाना, उनका ब्लड प्रेशर हाई हो रखा है, इस समय ब्लड प्रेशर हाई हो रखा है, मतलब वो गुस्से में है। तो क्रोध के कारण ब्लड प्रेशर क्या होता है, हाई रहता है। तो एक तो कारण क्या लिख सकते हैं अपन, क्रोध। दूसरा, कई बार डर का एहसास होता है, हमें भय लगता है, रात को अपन कहीं जा रहे हैं एकदम से अचानक से, हालांकि कोई भूत प्रेत होता नहीं, लेकिन रात को तो अपने को कोई वास्तविक कोई वस्तु भी नजर आ गई ना, तो वो धुंधली नजर आती है, अपन सोच लेते हैं यार ये तो कुछ है, कोई गड़बड़ मामला है, तो अपन डर जाते हैं। डरने की वजह से भी क्या हो जाता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, बढ़ जाता है। तो क्रोध, डर, चिंता आदि कारणों की वजह से रक्तदाब क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो उच्च रक्तदाब का पहला कारण तो अपन क्या लिख सकते हैं, क्रोध, डर, चिंता आदि। एक सामान्य कारण तो अपन ये बता सकते हैं। इसके अलावा अगर अपन बात करें, देखो ज्यादा वसायुक्त भोजन करते हैं, वसायुक्त भोजन मतलब ऐसा भोजन जिसमें फैट की मात्रा, वसा की मात्रा ज्यादा होती है, जैसे तेल हुआ, घी हुआ। अगर घी तेल का सेवन ज्यादा करते हैं या मसाले युक्त भोजन का सेवन ज्यादा करते हैं, या फिर अपन कह सकते हैं कि अगर कोई मांसाहारी है, अब मांसाहारी है तो इसका मतलब वो ज्यादा मसाले खा रहे हैं, ज्यादा घी तेल का उपयोग कर रहे हैं, और मांस में खुद में अपने आप में किसकी मात्रा ज़्यादा है, फैट की मात्रा ज़्यादा है। तो घी, तेल, मसाले या मांस का अधिक सेवन करने से भी ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। तो उच्च रक्तदाब का दूसरा कारण अपन क्या लिख सकते हैं, घी, तेल, मसाले, और अपन बात करें मांस का अधिक सेवन करना। इनका अधिक सेवन करने से भी ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। और अपन बात करें, कई लड़कों में आदत होती है धूम्रपान करने की, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट
आदि, विशेष तौर से जो सिगरेट का जो धुआं होता है उस वजह से अपन बात करें, सिगरेट या शराब, तो अपन एक लैंग्वेज में इसको लिख सकते हैं, धूम्रपान करने तथा शराब का सेवन करने, इसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। तो तीसरा कारण अपन लिख लेंगे, धूम्रपान नशीले पदार्थ व शराब। वैसे नशीले पदार्थों में सब भी चीज आ गई, धूम्रपान भी आ गई तो शराब भी आ गई। धूम्रपान, नशीले पदार्थ व शराब का सेवन अधिक करने से। यहाँ सॉरी, अपन देखो घी, तेल, मसाले, मांस नॉर्मल तो सबको आवश्यक है, नॉर्मल खाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इनका अधिक सेवन करना, धूम्रपान, नशीले पदार्थ, शराब का सेवन भी अधिक करना, इस वजह से क्या होता है, अपना ब्लड प्रेशर बढ़ता है। चौथा, अपन कई बार ये भी देखते हैं, खाना खा लिया, उसकी, हालांकि अगर अपन खाना खाते ही सो भी जाते हैं तो आंतरिक रूप से शरीर तो हमारा उस भोजन का पाचन करेगा, लेकिन अगर हम मेहनत नहीं करते हैं और हमेशा अपनी डेली लाइफ, डेली रूटीन, दिनचर्या अपनी ऐसी होती है, खाना खाया और मस्त होके सोया, उठ के फिर भूख लग जाती है, खाना खाओ और सो, इसका मतलब मेहनत कम कर रहे हैं, व्यायाम नहीं कर रहे, तो उसकी वजह से भी अपना ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। तो चौथा कारण अपन लिख सकते हैं, मेहनत व व्यायाम नहीं करना, ये उच्च रक्तदाब के क्या हो गए, कारण हो गए। अब देखो, या तो आपसे उच्च रक्तदाब की परिभाषा पूछ ली जाए एग्जाम में, या फिर आपसे उच्च रक्तदाब के कारण पूछ लिए जाएं, या फिर आपसे क्वेश्चन इस रूप में पूछा जाए। अब सुनना, सबसे महत्वपूर्ण जो एग्जाम में प्रश्न बनने की संभावना रहती है, अब वो प्रश्न मैं बोल रहा हूं आपके सामने, उच्च रक्तदाब के रोगी को आप क्या सलाह देंगे? अगर किसी में हाई ब्लड प्रेशर है तो उस रोगी को आप क्या सलाह देंगे? तो एक तो अपन सलाह देंगे कि भाई साहब, क्रोध, डर, चिंता, इनसे थोड़ा दूर रहो, है ना, टेंशन वगैरह मत लिया करो, क्रोध वगैरह मत किया करो। एक कहेंगे घी, तेल, मसाले, मांस, इनका सेवन तो कम करो, और कुछ ऐसा भोजन किया करो जिसमें खनिज तत्वों की मात्रा ज़्यादा हो, जैसे मैं उदाहरण दूं तो पोटेशियम, कैल्शियम, इनकी भरपूर मात्रा हो, ऐसा भोजन करो। अब पोटेशियम, कैल्शियम कौन से भोजन में आता है? फल फ्रूट्स वगैरह हुए, हरी सब्जियां हुई, उसमें कैल्शियम, पोटेशियम की। अब कैल्शियम दूध में। तो तीसरा, धूम्रपान व नशीले पदार्थों का सेवन कम से कम करो। देखो, धूम्रपान से होता क्या है, धूम्रपान जो अपन करते हैं ना, जैसे ये अपनी धमनी है, मैंने आपको पहले ही बताया था, धमनियों में क्या होता है, रक्त बहता है, रक्त बहकर हृदय से कहाँ पहुंचता है, शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचता है। तो जैसे ये रक्त बह रहा है धमनियों में, ये क्या बह रहा है, रक्त बह रहा है। अब जब यदि अपन धूम्रपान करते हैं, लगातार अपन सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, इनका सेवन करते हैं, इससे क्या होता है, ये धमनी की दीवारें मोटी हो जाती हैं। लगातार सिगरेट, धूम्रपान, बीड़ी, तंबाकू, इनका सेवन करने से क्या होता है, धमनी की दीवारें मोटी हो जाती हैं। अब बताओ, धमनी की दीवारें तो मोटी हो गई, लेकिन इन दीवारों में रक्त तो उतना ही बह रहा है ना। अब रक्त को बहने के लिए जगह कम मिली है यहां। पहले आराम से खुली खुली थी ये धमनी, लेकिन अब इस धमनी की दीवारें मोटी हो गई, इसका मतलब रक्त को बहने के लिए जगह कम पड़ गई। अब उतना ही रक्त कम जगह में बहेगा, तो बताओ प्रेशर ज्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा? तो प्रेशर ज्यादा लगेगा, इसका मतलब उच्च रक्तदाब की समस्या आ गई। तो धूम्रपान और इनकी वजह से भी क्या होता है, उच्च रक्तदाब की समस्या आती है। तो इसका जस्ट अपन थोड़ा उल्टा लिख देंगे, चलो इसको लिख ही देता हूं मैं एक क्वेश्चन के रूप में। इनका तो स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं उच्च रक्तदाब के बारे में।
दो किताब में भी आपके एक क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है क्वेश्चन, उच्च रक्तदाब के रोगियों को आप क्या सलाह देंगे, वही है पर्सन, सेम लैंग्वेज है। उच्च रक्तदाब के रोगियों को आप क्या सलाह देंगे। ये ध्यान रखना कि दैनिक जीवन में बहुत सारे पेशेंट मिल जाएंगे अपने को जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है। हालांकि अपन ज़्यादा डॉक्टर तो नहीं है और डॉक्टर अपने को बनना भी नहीं चाहिए। अगर अपने कोई समस्या आती है तो डॉक्टर से उचित सलाह ले लेनी चाहिए, लेकिन ये कुछ नॉर्मल सलाह हैं जो अपन दे सकते हैं, समझ रहे हो बात। तो अगर किसी के हाई ब्लड प्रेशर है, उससे पहली बात तो आप क्या कहोगे कि भाई साहब क्रोध, डर, चिंता, इन सब से क्या रहा कर, दूर रहा कर। क्रोध, इन्हीं पॉइंटों के आधार पे लिखेंगे अपन, क्रोध, डर, चिंता, ईर्ष्या भी लिख सकते हैं अपन, ईर्ष्या आदि से बचने की सलाह देंगे। ये बस की बात है, अपन चाहे तो अपने क्रोध पे कंट्रोल कर सकते हैं, चिंता, ईर्ष्या, इन पे कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी सलाह अपन देंगे क्या कि भाई साहब आप घी, तेल, मसाले, मांस, इनका सेवन तो कम करो। ये मत कहना कि इनका सेवन बंद कर दो, क्योंकि बंद कर देंगे अगर इनका सेवन तो अपने को घी, तेल, इनसे फैट की मात्रा भी तो मिलती है ना, वसा की मात्रा भी मिलती है ना, तो इससे अपने शरीर में वसा की मात्रा कम हो जाएगी। बेटा बाहर चलो, क्यों, तो इससे अपने शरीर में घी, तेल, वसा की मात्रा कम हो जाएगी। इसलिए ये नहीं कहना अपने को कि इनका सेवन ही बंद कर दो, इनका सेवन कम करो और भोजन में कैल्शियम, पोटेशियम, इनसे युक्त जो भोजन है उसका सेवन ज़्यादा करो। तो दूसरी सलाह क्या होगी, घी, तेल, मसाले, मांस आदि का सेवन कम करने तथा कैल्शियम व पोटेशियम, अब कैल्शियम की मात्रा देखो दूध में भी भरपूर रूप से आती है और फ्रूट्स में भी भरपूर रूप से कैल्शियम आता है। पोटेशियम ज़्यादा आता है हरी सब्जियों में। पोटेशियम युक्त भोजन की सलाह देंगे। दूसरी सलाह आप ये दे देना उसको, समझ गए बात। अब तीसरी सलाह क्या देंगे, धूम्रपान, नशीले पदार्थ, शराब आदि का सेवन ना करने की सलाह देंगे। तो तीसरी सलाह क्या देंगे अपन उस रोगी को, धूम्रपान, नशीले पदार्थ, शराब आदि से बचने की सलाह देंगे कि भाई इनका उपयोग या तो बंद कर दो एकदम, वो तो सबसे बेस्ट रहेगा, और बंद नहीं करो तो कम से कम बाई चांस जो भाई इनके बिना नहीं रह पाए, अगले को लगता है कि वो तो ये छोड़ देगा तो मर ही जाएगा, तो नहीं छोड़े तो कम तो कर इनकी मात्रा। लास्ट अपन सलाह देंगे कि भाई साहब मेहनत किया कर। अब मेहनत क्या करे तो अपन एक व्यायाम की सलाह दे सकते हैं। देखो व्यायाम, कसरत, योगा कैसा भी करे हो, लेकिन चौथा पॉइंट अपन अपनी किताब के अकॉर्डिंग लिखेंगे। अपनी पुस्तक में बता रखा है, क्या बता रखा है कि 30 मिनट लगातार तेज गति से पैदल चलने की सलाह देंगे। ये एक तरह की कसरत ही है, व्यायाम ही है, क्योंकि लगातार 30 मिनट तक अपन तेज गति में, ये नहीं कि मस्ती से 30 मिनट में थोड़ा सा चले फिर बैठ गए, थोड़ा सा चले फिर बैठ गए। अगर लगातार अपन चलते हैं 30 मिनट और तेज गति के साथ चलते हैं, इसका मतलब हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन वो ठीक अवस्था में आ जाएगा। जो उच्च हो रहा था, तेज गति से ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा था ना, उसका लेवल कम हो जाएगा, पसीना आएगा अपने, इसका मतलब अपन मेहनत तो कर रहे हैं।
आराम से ये काम कर लो और उसके बाद योग प्राणायाम वगैरह इनकी सलाह दे देंगे। तो चौथी सलाह अपन क्या देंगे? 30 मिनट लगभग लिख लेते हैं, कोई फिक्स थोड़ी है 30 मिनट ही चले। लगभग 30 मिनट तेज गति से पैदल चलने तथा योग प्राणायाम ध्यान आदि की सलाहें देंगे। अब अपना काम तो सिर्फ सलाह देने का है, अगला चाहे कोई अपनी सलाह माने तो माने, नहीं माने तो चाहे मत मानो। लेकिन ये एक अच्छी सलाह है, अगर आपको लगे कि हाँ भाई इस आदमी का ब्लड प्रेशर हाई है तो अपन उस आदमी को ये सलाह दे सकते हैं। तो उच्च रक्तदाब के बारे में जो भी अपने संभावित पर्सन हैं जो बन सकते हैं, जो अगला पूछ सकता है एग्जामिनर, वो अपने कंप्लीट हो चुके हैं। अब उच्च रक्तदाब के बाद में हम चर्चा कर लेते हैं कुछ गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, शराब, ये जो भी नशीले पदार्थ हैं, इनसे हमारे शरीर को, ये तो बताने की आवश्यकता है नहीं, ये तो कोई आपसे प्रश्न पूछ नहीं सकता कि भाई गुटखे से होने वाले लाभ बताइए, शराब से होने वाले लाभ बताइए, धूम्रपान से होने वाले लाभ बताइए। ये तो एक सामान्य सी जानकारी, इनसे कोई लाभ नहीं होता, इनसे क्या होती है, हानियाँ होती हैं। तो कौन कौन से मादक पदार्थ हैं, कौन कौन से नशीले पदार्थ हैं, इन नशीले पदार्थों से अपने क्या नुकसान होता है, कौन सा इनमें पदार्थ पाया जाता है, हर एक नशीले पदार्थ की अपनी चर्चा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले अपनी पुस्तक में बता रखा है क्या, गुटखा। तो एक क्वेश्चन के रूप में ही लिख लेते हैं अपन तो गुटखे को भी, क्योंकि ज़्यादा इसके बारे में बता नहीं रखा, केवल एक सिंपल सा ये है कि गुटखा खाने से अपने को कौन सा रोग हो सकता है और उस रोग के क्या लक्षण होते हैं। एक ही प्रश्न बनाते हैं अपन इसमें। लगातार गुटखा खाने से कौन सा रोग हो सकता है तथा इस रोग के क्या लक्षण हैं। सब म्यूकस फाइब्रोसिस, अगर लगातार या ज़्यादा गुटखा खाया जाता है तो उससे कौन सा रोग हो सकता है, सब म्यूकस फाइब्रोसिस। ये तो रोग का नाम है। होता क्या है, अगर कोई ज़्यादा गुटखा खाता है ना, आप एक प्रयोग करना, एक तो दो लड़कों को, बराबर एज अवस्था के दो लड़के हैं, उनको खड़ा करना, एक जो गुटखा खाता है लगातार और एक लड़का जो गुटखा नहीं खाता। उससे आप कहना कि मुंह को फाड़, मुंह फाड़ने के लिए, मतलब ये जो मुंह के जबड़े आते हैं ना, इनको खोलने के लिए कहना, ऐसे मुंह फाड़ने के लिए कहना। जो गुटखे खाने वाला होता है ना, उसके जबड़े जो होते हैं ना, ये जबड़े कठोर हो जाते हैं और जितना अपन चाहते हैं, सामान्य व्यक्ति जितना खोल सकता है ना, गुटखा खाने वाला व्यक्ति इन जबड़ों को ज़्यादा खोल नहीं पाएगा। समझ गए बात। और ये जो जबड़ों का कठोर होना और उन्हें नहीं खोल पाना, यही रोग कौन सा होता है, सब म्यूकस फाइब्रोसिस। तो लक्षण क्या है इस रोग के, तो इस रोग में मुंह के जबड़े कठोर हो जाते हैं और व्यक्ति इन जबड़ों को खोल नहीं पाता। इससे मुंह के जबड़े मुंह में ही होते हैं, अपन
ये भी लिख सकते हैं, इससे जबड़े कठोर हो जाते हैं, जबड़े की हड्डियां कठोर हो जाती हैं तथा जबड़ा ठीक तरह से खुल नहीं पाता, गुटके के बारे में बस इतना सा ही दे रखा है, इससे क्या हानियां होती हैं वो अलग से नहीं दे रखा। जब अपन धूम्रपान से होने वाली हानियां पढ़ेंगे तो लगभग गुटके से भी वही हानियां होती हैं, तो अलग से इसमें कुछ दे नहीं रखा। गुटके के बारे में इतना ही दे रखा है, प्रश्न बनेगा तो रोग कौन सा होता है, उस रोग के क्या लक्षण हैं, कंप्लीट। अब गुटके के बाद में बता रखा आपने क्या, तंबाकू ले लिया होगा शायद स्क्रीनशॉट। तो रोग कौन सा है, सब म्यूकस फाइब्रोसिस, और ये लक्षण हो गया इसका। देखो तंबाकू की बात करें अपन तो तंबाकू कहां से कहां एक पादप आता है, देखो निकोटिएन टोबेकम, ये जो पौधा आता है, पौधे का नाम है, एक पौधे का वैज्ञानिक नाम है निकोटिएन टोबेकम, उस पौधे की पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। तो सबसे बेस्ट तो इसमें 1 नंबर का छोटा प्रश्न जो बन सकता है ना, वो आपको यही ध्यान रखना है, तंबाकू निकोटिएन टोबेकम नामक पौधे की पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। ये पौधे का नाम ध्यान रखना आपको, ठीक है। एक पौधा है और उस पौधे की जो पत्तियां हैं, उस पत्तियों से, मतलब ये पौधे का नाम हो गया, और उस पौधे की पत्तियों से क्या प्राप्त किया जाता है, तंबाकू प्राप्त किया जाता है। तंबाकू में कौन सा पदार्थ आता है जिस पदार्थ की वजह से नशा होता है। तंबाकू कोई व्यक्ति खाता है तो मतलब एक तरह से वो आदी हो जाता है, पर नशा तो क्या है, एक नशा तो एक बीमारी, एक भूल है कि हाँ भाई तंबाकू खा लिया नशा हो गया। तो उसमें एक पदार्थ पाया जाता है, उस पदार्थ का नाम है निकोटीन। देखो पौधे का नाम निकोटिएन टोबेकम, टोबेकन का मतलब तंबाकू, और पदार्थ कौन सा होता है, निकोटीन। तो तंबाकू में निकोटीन पदार्थ पाया जाता है। अगर आपसे पूछ ले तंबाकू में कौन सा पदार्थ पाया जाता है, तो क्या बताओगे, निकोटीन। निकोटीन पदार्थ पाया जाता है किसमें, तंबाकू में। ये दो तो एक नंबर के प्रश्न तंबाकू के बारे में बन जाए तो। और अब अपन एक बड़ा प्रश्न जो तंबाकू के बारे में बन सकता है वो अपन चर्चा कर लेंगे कि तंबाकू से होने वाली हानियां। इसको तो आप लो स्क्रीनशॉट, फिर इसको तो मिटाता हूं। तंबाकू से होने वाली हानियां, मतलब तंबाकू खाने से क्या क्या नुकसान होता है। जो तंबाकू का सेवन करते हैं वो तो कम से कम इस हानियों को याद रख लेना, ताकि वो तो तंबाकू का सेवन कम कर दें या बंद कर दें। एक तो कैंसर, मुंह में लिया, हो सकता है अपने मुंह का कैंसर हो जाए, हो सकता है गले का कैंसर हो जाए, हो सकता है लंग्स मतलब फेफड़ों,
फेफड़ों का कैंसर हो जाए, तो तंबाकू खाने से मुंह, गले या फेफड़ों में कैंसर हो सकता है। तंबाकू से मुंह, गले या फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। सिंपल सा है। तो दूसरा, तंबाकू में जो निकोटीन पदार्थ पाया जाता है, उस निकोटीन पदार्थ की वजह से रक्त वाहिनियां, मतलब धमनी कह दो चाहे धमनी की दीवारें मोटी हो जाती हैं और उससे रक्त दाब बढ़ जाता है। रक्त दाब में भी अपन ने लिखा था, तो दूसरा पॉइंट अपन लिख सकते हैं, तंबाकू में निकोटीन पदार्थ पाया जाता है जिससे धमनी की दीवारें, इससे होता है कि धमनी की दीवारें मोटी हो जाती हैं और रक्त दाब बढ़ जाता है। एक बार अपन जो जो इससे नुकसान होते हैं वो लिख लेते हैं और उसके बाद में एक साथ बता देता हूँ बुक्स के अकॉर्डिंग जो भी है। तीसरा अपन लिख लेते हैं, सिगरेट के धुएं में कौन सी गैस आती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, मतलब CO। सिगरेट के धुएं में उपस्थित कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब CO भी कह सकते हैं, से हमारी समझा बाद में दूंगा, एक बार लिख देता हूं, लाल रक्त कणिकाओं को कह सकते हैं अपन RBC, नष्ट हो जाती हैं। और ये नष्ट हो गए, इसका मतलब शरीर के विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन के परिवहन में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। इससे क्या नुकसान होता है? जिससे रक्त की ऑक्सीजन के परिवहन की क्षमता कम हो जाती है। ऑक्सीजन के परिवहन की क्षमता कम हो जाती है। एक पॉइंट और दे रखा है अपनी किताब में, वो भी देख लेते हैं। गर्भवती महिला यदि तंबाकू का सेवन करती है तो उसके भ्रूण विकास की गति धीमी पड़ जाती है। तो उसके भ्रूण विकास की गति क्या पड़ जाती है? धीमी पड़ जाती है। ये तंबाकू से होने वाले नुकसान हो गए। अब एक एक करके समझना। तंबाकू खाने से मुंह में, गले में या फेफड़ों में कैंसर हो सकता है। पहले पॉइंट की तो चर्चा हो चुकी थी। तंबाकू में निकोटीन पदार्थ पाया जाता है। मैंने आपको ब्लड प्रेशर में भी बताया था कि भाई तंबाकू या धूम्रपान करने से हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। कैसे? तंबाकू खाने की वजह से ये जो धमनियां हैं, इन धमनियों में रक्त बहता है। इन धमनियों की दीवारें क्या हो जाती हैं? मोटी हो जाती हैं। इसलिए रक्त को बहने के लिए जगह कम पड़ जाती है। इस कारण दबाव अधिक होता है रक्त का। तो रक्त का दबाव अधिक होना, यही क्या कहलाता है? रक्त दाब का बढ़ना। तो तंबाकू में निकोटीन पदार्थ पाया जाता है जिससे धमनी की दीवारें मोटी हो जाती हैं और रक्त दाब बढ़ जाता है। मोटी हो जाती हैं और रक्त दाब बढ़ जाता है। तीसरा सुनना, सिगरेट के धुएं में उपस्थित कार्बन मोनोऑक्साइड, इससे क्या हो जाती है? हमारी लाल रक्त कणिकाएं नष्ट हो जाती हैं। अब इसके बारे में समझना। अगर हम ब्लड की बात करें
किसकी बात करें अपन, रक्त की बात करें। थोड़ा सा समझना, वैसे अपने सेकंड लेसन में रक्त परिसंचरण तंत्र बता रखा है, उसमें अपन पूरी चर्चा कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा समझना। रक्त के दो भाग हैं। 55% तो रक्त में क्या पाया जाता है, प्लाज्मा पाया जाता है, जो एकदम तरल अवस्था में होता है, जैसे पानी होता है ना एकदम तरल अवस्था में, वैसे होता है। रक्त में 55% जाने के बाद बच गया कितना, 45% रक्त में पाई जाती हैं कणिकाएं। कणिकाएं कौन कौन सी, लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी, श्वेत रक्त कणिकाएं डब्ल्यूबीसी, और प्लेटलेट्स। ये होता है हमारे ब्लड में। थोड़ा सा सुनना, क्योंकि आगे याद तो फिर करना पड़ेगा अपने को, इसलिए थोड़ा सा यहाँ भी अपन देख लेंगे, ज़्यादा पढ़ लेंगे तो नुकसान नहीं करेगा अपने को। रक्त में 55% तो प्लाज्मा हो गया और 45% में लाल रक्त कणिकाएं, सफेद रक्त कणिकाएं, प्लेटलेट्स। अब जो भी हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं वातावरण से, हम श्वसन क्रिया के दौरान सांस जब लेते हैं, इसका मतलब ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, ऑक्सीजन जाती है डायरेक्ट हमारे फेफड़ों में। समझ के बाद फेफड़ों से फिर ये जो ऑक्सीजन है ना, वो रक्त के माध्यम से, मतलब पहले तो कहाँ गई ये ऑक्सीजन, फेफड़ों में, फिर फेफड़ों से रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचती है क्या, ऑक्सीजन। इसका मतलब शरीर के प्रत्येक अंग को या शरीर की प्रत्येक कोशिका को किसकी आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और ये ऑक्सीजन किसके द्वारा ले जाई जाती है, रक्त में भी किसके द्वारा, आरबीसी के द्वारा। आरबीसी में एक पदार्थ होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। समझ रहे हो बात। तो हीमोग्लोबिन की बात छोड़ो, आप तो ये दिमाग में रख लेना कि इस आरबीसी के द्वारा, मतलब रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाई जाती है, रक्त में भी किसके द्वारा, आरबीसी के द्वारा। अब एक चीज बताओ, जब आरबीसी ही नष्ट होने लगेंगी, आरबीसी की संख्या ही कम हो जाएगी, तो ऑक्सीजन शरीर के अंगों तक कैसे पहुंचेगी। समझ रहे हो बात। तो सिगरेट के धुएं की वजह से लाल रक्त कणिकाएं मतलब आरबीसी नष्ट हो जाती हैं, और आरबीसी नष्ट हो जाती हैं जिससे रक्त की ऑक्सीजन के परिवहन की क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और अगर गर्भवती महिला जिसके गर्भ में बच्चा पल रहा है, अगर वह तंबाकू का सेवन करती है, तो उसका भ्रूण विकास मतलब बच्चे का जो विकास है वो धीमी गति से होगा। ये कुछ नुकसान है किसके, तंबाकू के। अब तंबाकू के बाद में अपन चर्चा कर लेते हैं किसकी, शराब की या मदिरा की। और आज की क्लास में इतनी चर्चा करेंगे। शराब और अफीम, कुछ नशीले पदार्थों की आज अपन चर्चा करें। शराब और अफीम, इन दो की चर्चा करेंगे अपन अगली क्लास में। शायद 1 या 2 क्लास में अपना पहला लेसन कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो कमेंट्स भी बच्चों के आते हैं कई बार, इस बात के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा कि भाई कमेंट्स के जवाब नहीं दे पाते कई बार, क्योंकि अब आपको भी पता है, हो सकता है अब आपकी तो क्या है कि लगभग छुट्टियां ही आपकी, तो आपको तो स्कूल जाना नहीं पड़ता, हमें तो स्कूल भी जाना पड़ता है, और भी घर के कोई काम रहते हैं, तो मोबाइल बहुत कम देख पाते हैं। बस केवल मोबाइल का इतना सा काम रहता है कि कोई वीडियो बना लो और डाल दो, और आपके तो कमेंट से आप ये मत सोचा करो कि हाँ भाई अपन सर को कमेंट्स करते हैं, सर की तरफ से अपने कमेंट्स का कोई जवाब नहीं आता। कई बार कमेंट्स देख लेते हैं, मोस्टली 90% कमेंट्स बहुत बार देख भी नहीं पाते हैं। तो अपने दिमाग में ये फितरत मत लाना कि हाँ भाई अपन तो सर से बात करने का प्रयास करें और अपने कमेंट्स का कोई जवाब भी नहीं आ रहा। चलो नेक्स्ट क्लास में फिर अपनी मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।